हेलो दोस्तों, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसीलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। मेरी आवाज सुनकर मेरा भाई राजेश बंद कमरे में आया। कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से नौकरानी भी छुट्टी पर है, मुझे नहीं होते घर के काम। मेरी बात सुनकर राजेश मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। राजेश की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। राजेश कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास एक साइड पर रखा और लेट गई। राजेश कहने लगा, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें मूंदकर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटे तक मैं सोती रही थी। मेरी आंख मम्मी की आवाज पर खुली। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरा सर बुरी तरह से भारी था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मुझे देखकर राजेश खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी खुशी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें और उसकी जगह किसी और को रख ले। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाइयों के खर्च भी कुछ काम नहीं थे। इसीलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। मैं और राजेश कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थीं, इसीलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से राजेश मेरे साथ कुछ ज्यादा ही टच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थीं, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती तो कहता, नहीं, तुम थक चुकी हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से रहती, मगर एक रात जो कुछ हुआ उसे देख मेरे होश उड़ गए थे। क्या राजेश कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चला, मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी, मगर मेरा तन बदर था। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैं उठकर देखी तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोई थी, तो फिर खुद कैसे की सकता था। मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक करने के बाद मैं दोबारा सो गई, लेकिन फिर वही, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाजा खोलकर बाहर देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, तो उस वक्त राजेश भी अपने कमरे से बाहर निकलकर मुझे देख रहा था और उसने पूछा, क्या बात है,
आप अभी तक जाग रही है? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस। ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आए और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास ही जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन राजेश जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाएं। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वो भी वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सहारे बैठकर मुझे बहुत देर तक देख रहा है और मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैं अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। वह बहुत खुश नजर आ रहा था, जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वह क्यों न खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो चाय लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, खुशी दीदी, मैं आपके सिर की मसाज कर दूं। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, मेन मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो रही है? आ जाइए, आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बहुत बड़े थे, जो नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। राजेश मेरे से 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। खुशी दी, आप इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते हुए रखूं। और वह लगातार मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की झपकियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वह बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पूरी तरह भीगी हुई हूँ, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी भी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना भी मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम में गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और राजेश अलावा कोई नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। राजेश कमरे से निकाला। उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, खुशी आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना, किसने दिए इतने पैसे? मैंने शक्ति से पूछा तो वह ठहर सा गया। कहने लगा, यह पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटे हैं। मैंने सोचा था कि इनसे मैं मोबाइल लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालत देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था।
मैंने वह पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उसी रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब राजेश अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मुझे जितनी हैरानी होती उतनी कम थी, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा हॉल में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए तो मैं तुरंत दुपट्टा किया और फिर राजेश को समझने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो, इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। राजेश कहने लगा, यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? चलो खाना तैयार करो। मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे राजेश का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे गौर कर देख रहे थे। वह सभी राजेश की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से गौर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं राजेश पर भड़क पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वो लोग नहीं आएंगे दोबारा। मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे। कैसा लड़का था ये, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। मैंने हाँ हमें सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे राजेश की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रात भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुई। मैं बौखलाकर आंखें खोली तो राजेश मेरे पैरों को अपने गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिससे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। राजेश के हाथों के मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकर रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेदर्दी हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतना तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस राजेश की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ नहीं सकती थी। घर में मेरे और राजेश के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी राजेश मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात में बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गए, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? राजेश मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आ गई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि राजेश मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं।
राजेश मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठा तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे तो राजेश फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी में बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश मेरे कमरे में अपने बिगड़ैल दोस्तों को लाता था, जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वह राजेश को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैं कमरे से बाहर जाकर राजेश का गिरेबान पकड़ और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो? क्या पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि ये जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने राजेश को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। राजेश ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छिड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर राजेश ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले दिन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बहन बेटियों को साथ पर्दे में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पर उन्हें अकेला ना छोड़े। इस सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा विश्वास करती थी। उसे अपना सगा भाई समझती थी। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार के लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और उनको भी इस सच्ची घटना से वाकिफ कराएं। इसी के साथ कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।